नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बार फिर 5 हत्याओं से दहला प्रयागराज। एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या से सनसनी। वहीं मृतक के घर में आग लगने की भी खबर है। थरवई थाना के सेवराजपुर गांव की घटना। प्रयागराज की घटना का सीएम योगी ने संज्ञान भी लिया। डीएम और एसएसपी को निष्पक्षता से जांच करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। वहीं धारदार हथियार से सोते समय वारदात को अंजाम दिया। संगम नगरी प्रयागराज की ये घटना है, जहां धारदार हथियार से सोते समय 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। उनके परिजनों को भी समझा दिया गया है, वो काफ़ी हद तक समझ गए हैं। जांच पड़ताल पूरी करके निष्कर्ष निकाल दिया जाएगा। ये दोनों पक्ष जो भी तहरीरें देंगे उसको तत्काल मुकदमे में उसको दर्ज कर लेंगे। ससुराल पक्ष के कुछ लोग कह रहे हैं कि बॉडीज़ को यहाँ मंगवाइए। हमने इनको समझा दिया है कि चूंकि आग लगी हुई थी घर में, इसलिए बॉडी को हटाना ज़रूरी था, वरना उनकी पहचान भी करना मुश्किल हो सकता था। ये चीज़ें इनको समझा दी गई हैं, मान गए हैं। इनको कहा गया है कि जो कुछ भी लिखना है वो लिख के दे दें। बाकी अभी परिजनों को और इनके ससुराल वालों को वहाँ पर ले जा करके मोर्चरी सभी को बॉडी दिखा दी जाएंगी। जो भी या घायल अवस्था में पड़े थे उनको भी तत्काल पुलिस टीमों ने मूव करा दिया पोस्टमार्टम के लिए। और यहाँ पे एक बेडरूम में आग लगी हुई थी, तो दमकल की गाड़ी बुला करके आग को बुझाया गया। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर थी। इतने में ही सूचना दी गई, तो इनके जो घर के मुखिया राजकुमार के बेटे हैं सुनील, वो भी मौके पे आ गए। और उसके बाद से सुनील के आने के बाद से सबकी जानकारी मिली कि जो मृतक हैं उनका नाम राजकुमार है, 60 वर्ष उम्र है। कुसुम देवी हैं, उनकी भी उम्र करीब 60 वर्ष है। राजकुमार की बेटी, उनकी बहू और उनकी एक पोती, ये 5 लोग फिलहाल की जो स्थिति है उसमें मृत हैं। एक इनकी पोती जो करीब 5 साल की है, वो बची हुई थी, जीवित थी, सोई हुई थी, उसको कुछ नहीं हुआ है। उसको पुलिस संभाल रही है और उससे कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही है। इस तरह का सिचुएशन था। चूँकि बेडरूम में आग लगी हुई थी, उसको बुझाया गया, सभी बॉडीज़ को हटाया गया, हॉस्पिटल और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया था। इस तरह की बातें इनको बताई गई हैं। मृतका सविता के मायके पक्ष के भी लोग आ गए हैं और इनके जो मृतका के पति हैं सुनील, वो भी आ गए थे। तो उन दोनों का शुरू में आरोप प्रत्यारोप चल रहा था। ससुराली पक्षों का कहना था कि ये इनका द्वारा किया हुआ घटना है और उसको इसका रूप दे रहे हैं, जबकि जो सुनील हैं मृतक पक्ष के, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, अभी शांत हैं। तो पुलिस तहरीर लेने का प्रयास कर रही है। तहरीर मिल जाएगी, उससे कुछ सूचना मिलेगी और मौके से जो कुछ जानकारी और क्लू मिले हैं उसके आधार पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। 7 टीमें गठित कर दी गई हैं अभी, और 7 टीमें अपना अपना काम कर रही हैं। कुछ लोगों के बारे में शंका भी आई है सामने, उनको हिरासत में लेने के लिए भी टीमें भेज दी गई हैं। बहुत जल्दी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पे और अन्य साक्ष्यों के आधार पे शाम तक और स्थिति क्लियर हो जाएगी और आपको अवगत करा दिया जाएगा। पैनल से पोस्टमार्टम कराया जाएगा सर? हाँ, यह पोस्टमार्टम निश्चित रूप से पैनल से होगा, वीडियोग्राफी में होगा, ताकि कोई तथ्य छुपे नहीं और जो सच्चाई है पारदर्शी तरीके से वो सामने आए। और इसमें जो भी कोई दोषी मिलेगा उसको कतई बख्शा नहीं जाएगा, बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर होगा कि एक्चुअल में सिचुएशन क्या थी, क्योंकि बेडरूम में जब आग लगी हुई थी उसको बुझाया भी गया है, तो बहुत सारे साक्ष्य अभी कलेक्ट करने बाकी हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अपने आप में ही पर्याप्त है, वो बहुत सारी चीज़ें बता देगी। आंगन में ही सो रहे थे, खुले में, गर्मी का महीना था। चूँकि कुल मिला के दो कमरों का घर है, एक बेडरूम है और एक और कमरा है, तो बहुत छोटा घर है। बाउंड्री चारों तरफ से है मगर नीची है बाउंड्री, तो गर्मी का मौसम था। जानकारी जो मिली है उससे सभी लोग बाहर ही सो रहे थे। आंगन में। गांव के लोग विरोध भी कर रहे हैं बॉडी पे। विरोध नहीं है, उनका कहना है कि बॉडी क्यों हटा ली गई, तो उनको यही बताया गया है कि चूँकि घर में आग लगी हुई थी और पुलिस का पहला प्रयास रहता है कि जो कुछ कोई जीवित है, चूँकि एक मैंने बताया कि कुसुम देवी की सांसें चल रही थी, तो पुलिस इस अंदेशे में कि तत्काल इनको हॉस्पिटल या वहाँ पर रवाना किया जाए ताकि कुछ लोगों को बचाया भी जा सके। हत्या किस तरह से की गई है? चोटें जो प्रथम दृष्टया नज़र आ रही हैं उसमें सिर पर वार है, डंडे की चोट लग रही है। बाकी और कोई चोट है या अन्य कोई अंदरूनी चोट है वो पोस्टमार्टम में क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सर।
निर्देश दिए हैं। धारदार हथियार से 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। 5 लोग एक ही परिवार के थे, जहां एक के बाद एक कार्रवाई की जा रही है। तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं। कोई छेड़खानी ओड़खानी का मामला नहीं, जमीनी विवाद पहले का हुआ होगा, लेकिन सर पहले का बता रहे हैं। लेकिन सर जब से मेरी सिस्टर शादी वो घर पर नहीं बताई। कोई यहाँ पर हुआ होगा तो ठीक है, लेकिन एक बार कहना चाहता हूँ 24 घंटे के अंदर अगर मेरे सिस्टर का सच्चा कातिल नहीं मिला तो हम परिवार सहित यहाँ पर आत्महत्या कर लेंगे, और इसके जिम्मेदार उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार और डीएम साहब होंगे। आत्महत्या ये डीएम साहब होंगे ना, डीएम साहब कहाँ से होंगे? आप बताइए, आप कैसे होगा मुकदमा? कोई पंजीकृत करेगा, आप करेंगे? सर ये जिम्मेदारी हमारी नहीं, ये जिम्मेदारी प्रशासन की। प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन सो रहा है क्या? सोहित यादव हमको नहीं पता, ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है, वो पता लगाए। अगर हमको कोई मार दो तो हम जाके लिखवाएं। प्रशासन क्या कर रहा है? सो रहा है प्रशासन कि जानबूझकर करवा रहा है? जी सर, अगर नहीं हुआ 24 घंटे के अंदर तो हम परिवार सहित यहाँ पर आत्महत्या कर लें। उसका जिम्मेदार डीएम साहब, एसएसपी साहब और थाना अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार। अब बात गाजियाबाद की करेंगे। गाजियाबाद के मोदीनगर में स्कूल बस हादसे में 11 साल के मासूम की मौत के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्कूल प्रबंधन तो सवालों के कटघरे में है, साथ ही परिवहन विभाग की लापरवाही भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इस हादसे के बाद सीएम योगी सख्त हैं। सीएम ने इस मामले में दोषियों के साथ संबंधित परिवहन अधिकारी की भी जवाबदेही मांगी है। साथ ही अफसरों को निर्देश दिए हैं कि स्कूल बसों की फिटनेस जांच के लिए पूरे प्रदेश में 1 हफ्ते अभियान चलाया जाए और जो भी लापरवाही कर रहा है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। गाजियाबाद के मोदीनगर में दयावती मोदी स्कूल प्रबंधन और बस ड्राइवर की लापरवाही ने 11 साल के मासूम अनुराग को कार के गाल में भेज दिया, जिसे सुन यूपी के मुखिया का पारा चढ़ गया। सीएम योगी ने फौरन घटना की जांच के आदेश दिए, साथ ही परिवहन विभाग के अफसरों को भी तलब कर लिया। लापरवाही पर फटकार लगाई, साथ ही निर्देश दिए कि स्कूल बसों की फिटनेस जाँच के लिए अभियान चलाया जाए। 1 हफ्ते तक लगातार परिवहन अधिकारी जाँच करें, तय मानक के हर पहलू का परीक्षण करें। सभी स्कूल में रोड सेफ्टी क्लब का गठन किया जाए। परिवहन विभाग के अधिकारियों की जवाबदेही तय हो। जो भी लापरवाही करे उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। सीएम योगी के इस आदेश के बाद परिवहन विभाग के अधिकारियों की नींद खुली है। बगैर फिटनेस चेक किए दौड़ने वाली स्कूल बसों के खिलाफ गाजियाबाद से लेकर प्रयागराज तक कार्रवाई का सिलसिला तेज हो गया है। प्रयागराज में आदेश मिलते ही आरटीओ की टीम ने स्कूल्स में जाकर बगैर फिटनेस वाली बसों का चालान काटना शुरू कर दिया। साथ ही बसों को सीज किए जाने की कार्रवाई भी तेज कर दी। उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से जो दुर्घटना अभी जो है गाजियाबाद में हुई उसको संज्ञान में लेते हुए पूरे प्रदेश लेवल पर स्कूल वाहनों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चल रहा है, जिसके क्रम में 4 बसें स्कूल की बसें जो परमिट फेल, फिटनेस फेल, हमने 3 जो है थाना जॉर्ज टाउन में और 1 झूंसी में बंद किया है। अभी इसको चेक कर रहे हैं, इसका भी फिटनेस फेल है। अनुराग के परिजनों की चीख ने अब सिस्टम को जगा दिया है, लेकिन काश सब पहले जगह होती तो गाजियाबाद के इस परिवार की आंखें नम न होती, इनकी आंखों का तारा इनसे दूर न हुआ होता। ये रिपोर्ट न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं जहांगीरपुरी में हिंसा मामले में ईडी ने केस दर्ज किया है। मुख्य आरोपी अंसार समेत के कई के खिलाफ केस लिखा गया है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने ईडी को पत्र लिखा था। जहांगीरपुरी हिंसा मामले की जांच अब ईडी करेगी। तो मुख्य आरोपी अंसार समेत कई के खिलाफ ये केस दर्ज है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने ईडी को पत्र लिखा था। जहांगीरपुरी हिंसा मामले की जांच अब ईडी को सौंप दी गई है। जहांगीरपुरी हिंसा मामले की जांच अब ईडी करेगी। जहांगीरपुरी में हिंसा मामले में ईडी ने केस दर्ज किया है। तो मुख्य आरोपी अंसार समेत कई के खिलाफ ये केस लिखा गया है। तो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने ईडी को पत्र लिखा था और अब इस पूरे मामले की जांच ईडी करेगी।
जहां ईडी ने मुख्य आरोपी अंसार के अलावा कई लोगों पर केस दर्ज किया है। रामपुर पुलिस के जवान को मुफ्त की लस्सी पीना पड़ा महंगा, तो पुलिस के जवान ने लस्सी विक्रेता के साथ मारपीट की। लस्सी विक्रेता पर सिपाही ने पिस्तौल भी तान दी थी। वहीं रुपए मांगने पर सिपाही ने लस्सी दुकानदार को पीटा था। वहीं एसपी रामपुर ने आरोपी सिपाही को लाइन हाजिर किया है। तो लस्सी विक्रेता पर सिपाही ने पिस्तौल भी तान दी थी। रुपए मांगने पर सिपाही ने लस्सी पिलाने वाले दुकानदार को पीटा। वहीं एसपी रामपुर ने आरोपी सिपाही को लाइन हाजिर किया है। उस वक्त आप थे? हम लोग देखने आए थे, अंकल को बचाने आए। अच्छा। तो मुझे भी धमकी दी, मारने के अंदर। फिर मैंने हाथ पकड़ा उनका, फिर एक झापड़ मेरे भी मारा। अच्छा। और आपको वो दिखाया? जी। रिवॉल्वर दिखाया? जी जी। निकाला आपके पास रिवॉल्वर? नहीं निकाला, नहीं मिला, दिखाया। फिर 4 बंदे और बुलाए, कार से आए, कार और बुलाए? जी। स्कॉर्पियो से आए? अच्छा। उन्होंने क्या किया? धमकी दी। चारों ने? हाँ, बहुत ज्यादा। गाली गलौज भी करी? गाली गलौज भी करी? गाली भी दी, बहुत गाली। आप थे उस समय? जी जी। और साथ में कौन था आपके? साथ में बच्चे थे। ये बच्चे थे? आपके सामने की बात है बेटे, आपके सामने ही भाग जाते हो, हमारे पीछे ही भाग जाता, हम रिक्शा लेकर जल्दी भागे। ये भागे इनके पीछे? अच्छा, तुम्हारे पीछे भी भागे? हाँ हाँ, हम भी भागे रिक्शा लेकर, मैं जल्दी चढ़ा उनको घर को। वो उनको मार चला रहा, गिलास फेंक कर मार रहा। इतना मारा अंकल, गिलास पूरा तोड़ दिया। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता फहीम जुड़े हुए हैं। फहीम, फ्री की लस्सी पीना सिपाही के लिए महंगा पड़ गया। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि रामपुर के अंदर ज्यादातर ये मामले देखने को मिल रहे थे कि सिपाही कहीं जाते थे, चाय पीते थे या लस्सी पीते थे। ये मामला सिविल लाइन क्षेत्र, यहाँ सिपाही पहुंचने के बाद लस्सी पीते हैं और उसके बाद में उसको धमकाने, जो दुकानदारों का आरोप है कि उसने धमकाया और रिवॉल्वर भी उनके ऊपर तानी गई, तो इससे व्यापार मंडल भड़क गया और उन्होंने तत्काल पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला से मुलाकात करने के बाद में अपना विरोध जताया। उसके बाद जैसे ही मामला संज्ञान में आया, पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस सिपाही को लाइन भेजा, उसके ऊपर जांच बैठाई और इस जांच की जो अगली कड़ी है वो सिविल लाइन थाने से चल रही है। आगे और कड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो पुलिस अधीक्षक ने संदेश दे दिया है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की या गुंडाई करने की इजाजत नहीं होगी, चाहे वो पुलिस कर्मी हो या चाहे गुंडा हो या फिर कोई और हो। तो जिस तरह से रामपुर के अंदर ये मामला सामने आया है, उससे संदेश साफ हो चला है कि पुलिस भी अब गलत नहीं कर पाएगी और लोग तो खैर गलत कर ही नहीं सकते। जी ठीक है फहीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अब बात आगरा की करेंगे, जहां आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा होने से बचा। कोयले से भरी मालगाड़ी की एक बोगी में लगी आग। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल। दमकल कर्मी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कोयले से भरी मालगाड़ी झांसी से दिल्ली जा रही थी। तो आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर यह हादसा हुआ, जहां एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। कोयला ले जा रही मालगाड़ी में एक बोगी में आग लग गई। हालांकि दमकल विभाग की गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। तो वहीं बाराबंकी पुलिस की सुस्ती के चलते लुटेरों के हौसले बुलंद हैं। दुकान बंद कर घर जा रहे सराफ परिवार से लूटी बाइक। 3 बाइक सवार लुटेरों ने व्यापारी को बनाया निशाना। व्यापारी की पिटाई के बाद तमंचे के बल पर की लूट। घटनास्थल पर पहुंचे एएसपी, सीओ और कोतवाली पुलिस व्यापारी से पूछताछ के आधार पर लुटेरों की तलाश में जुटी है। वहीं बिहूरा में है पीड़ित शराफा व्यापारी कृपा शंकर की दुकान। बाराबंकी के फतेहपुर क्षेत्र में खापुरवा मोड़ की ये पूरी वारदात है, जहां अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं।
दुकान से आ रहे थे। कहाँ है दुकान? बीरा चौराहा, सतगुरु ज्वेलर नाम से दुकान, और साइंस कॉलेज के पास गाड़ी ओवरटेक किए। ओवरटेक करके जो है RLB स्टोर की तरफ गाड़ी घुमाए वो, और 10 कदम आगे बढ़े। कई लोग थे? 3 लोग थे। अच्छा। गाड़ी आगे बेड़ी करके बेड़ी लगा दिए, और फिर गाड़ी पीछे जो बैठा था वो राड लिया था, साकर वाला राड मोटरसाइकिल का, और जैसे हम सोचा कि गाड़ी वापस कर रहा है, बैक कर रहा है, तो गाड़ी स्लो किए, और जैसे स्लो किया तब से तो मारना ही शुरू कर दिया। किसने? उसी ने। किसको? हमको। अच्छा। और बस हमारी गाड़ी गिर गई, हम भी गिर गए। फिर जब तक भागे तो फिर बेड़ा राड मारा जो है, तो यहाँ पे लगा जो है पसड़ी पे। फिर हमने उसका राड पकड़ लिया। जब राड पकड़े तो उसने कट्टा निकाल लिया। जब कट्टा निकाल लिया तो तब तक जो है दूसरा जो मोटरसाइकिल बैठा था वो आया, तो उसने भी राड पकड़ ली। फिर जब वो राड पकड़ लिया तो हम राड छोड़ के भागे, तो मोटरसाइकिल उठा के वो भागा जो है। तो हमने देखा कि वो फतेहपुर साइड में जा रहा है। उसके बाद में प्रधान जी को फ़ोन लगाए, तब प्रधान जी आए, तब थाने को गए। क्या था आपके पास? कुछ सामान ले गए कि? सामान कुछ नहीं था। हाँ, डिग्गी में झोला था, झोले में चाबी थी दुकान की, और टिफिन था। दुकान से आ रहे थे। कहाँ है? तो वही सीएम योगी ने यूपी में वैक्सीनेशन को लेकर ट्वीट किया है। वैक्सीनेशन में यूपी ने रचा एक और नया कीर्तिमान। यूपी में लगाए गए 31 करोड़ अधिक कोविड डोज, सबसे अधिक वैक्सीन लगाने वाला देश का पहला राज्य। प्रधानमंत्री जी ने कुशल मार्गदर्शन का प्रतिफल सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बात लिखी है। कोरोना पर विजय हेतु आप भी अवश्य लगाएं टीका जीत का। तो ये ट्वीट कर जानकारी भी दी। तो सबसे अधिक टीकाकरण करने वाला पूरे देश का पहला राज्य बन गया है। तो कोरोना पर विजय हेतु आप भी अवश्य टीका लगाएं, ऐसी अपील की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। उनके ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया है। और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से नीलेश जुड़ चुके हैं। नीलेश, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश अब कोरोना को मात देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। पहला राज्य बन गया है जहां पर सबसे अधिक टीकाकरण किया गया है। स्थापित हुआ है कि उत्तर प्रदेश ने पूरे देश के प्रदेशों से आगे आकर जो टीकाकरण करने का जो बड़ा रिकॉर्ड स्थापित किया है, वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही संभव हो पाया है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें तो 31 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन का टीकाकरण किया जा चुका है, जिससे कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार थी उसको खत्म करने में कामयाबी मिली है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे कहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता आगे आकर जो बूस्टर डोज है उसको लगवाए, और साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार जो लगातार वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू कर रखी है उसमें प्रतिभाग करें। जो लोग छूट गए हैं उनको जगह जगह जाकर कैंप लगाकर उनको भी वैक्सीन करने का काम किया जाए। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका जो है श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दिया है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने ये बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। जहां दूसरे प्रदेश उत्तर प्रदेश से कोसों दूर है, वहीं उत्तर प्रदेश ने एक बड़ा आयाम स्थापित किया है और 31 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन का डोज दिया जा चुका है। तो ऐसे में ये उत्तर प्रदेश की जनता के लिए भी बहुत सुखद खबर है कि उत्तर प्रदेश में जो कोरोना की रफ्तार थी वो लगभग खत्म हो चुकी है और जिंदगी पटरी पर लौटी है। और उसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और अपील की है कि जो बचे हुए लोग हैं वो भी अपने घरों से निकले और टीकाकरण कराएं, ताकि उत्तर प्रदेश में कोरोना फैलने से रोका जा सके। ठीक है नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो वैक्सीनेशन में यूपी ने रचा एक और नया कीर्तिमान। हरिद्वार में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंत्री रेखा आर्य द्वारा गरीब उपभोक्ताओं को राशन के साथ साथ पोषण देने की मुहिम के अंतर्गत फोर्टिफाइड चावल वितरण की शुरुआत की गई। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि उनके विभाग द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत एक विशेष योजना चालू की गई है। इस योजना से गरीब लाभार्थियों को राशन के साथ साथ पोषण मुहैया कराया जा रहा है, ताकि लोगों के पेट भरने के साथ साथ उन्हें पोषण भी मिल सके। वहीं वितरित किए गए चावल में
फॉलिक एसिड और विटामिन B12 होने से इसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। इस चावल को खाने वालों को अधिक पोषण मिलता है। तरवा अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस अमृत महोत्सव के दौरान में ही एक अन्न उत्सव हम लोग भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और उस अन्न उत्सव में जो है पोषण से जुड़ा जो है आज फोर्टिफाइड राइस जो है हमारे जो बिल्कुल गरीब तबके के हमारे जो लाभार्थी हैं, गरीब तबके के हमारे लोग हैं, जो अंत्योदय वाले हैं, जो प्राथमिक कार्ड धारक हैं, उनको जो है किस प्रकार से राशन भी मुहैया कराना और साथ साथ में पोषण भी मुहैया कराना, ये दोनों को हम सुनिश्चित कर रहे हैं। और इसको अन्न उत्सव के रूप में भी और अमृत महोत्सव के रूप में भी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या खासियत है इस चावल की? इस चावल में एक खासियत है कि ये चावल पूर्णतः फोर्टिफाइड राइस है और इस फोर्टिफाइड राइस में वो सारे गुण हैं जो फॉलिक एसिड इसमें मिला हुआ है, B12 इसमें मिला हुआ है, जिसके कारण से इस राइस की गुणवत्ता और बढ़ जाती है। और उस गुणवत्तापूर्ण राइस के साथ में जो पोषण होता है जो शरीर को चाहिए, केवल चावल पेट भरने का काम नहीं करेगा बल्कि पोषक तत्व जो शरीर को चाहिए वो पोषक तत्व जो है इस चावल के माध्यम से लोग। तो वहीं चारधाम यात्रा के दौरान शहर की सड़कों पर पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए पुलिस और नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने बाहरी राज्यों से आकर शहर में रहने वाले लोगों का सत्यापन भी करना शुरू कर दिया है। पहले दिन पूरे पुलिस ने 25 लोगों के सत्यापन नहीं कराने पर चालान काटकर जुर्माना भी वसूला है। आगामी चारधाम यात्रा को मद्देनजर रखते हुए उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार ऋषिकेश बाजार में अतिक्रमण और सत्यापन की कार्रवाई की गई है, जिसमें जो है 25 लोगों के चालान काटे गए हैं और अतिक्रमण को हटाया गया है। ये आगामी चारधाम। देहरादून में विधानसभा स्थित कार्यालय में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग से संबंधित अलग अलग विषयों के ऊपर अधिकारियों से चर्चा की। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को समझें और विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों को प्राथमिकता के साथ रखें। वहीं रेखा आर्या ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि महालक्ष्मी योजना के तहत 2 बालिकाओं के जन्म पर जो किट जाती है उसमें अब एक बालक होने पर भी किट जाएगी। इसे लेकर अधिकारी प्रस्ताव तैयार करें, जिसे कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही लागू कर दिया जाएगा। एक और उसमें हमारे जियो में एक व्यवस्था थी कि कोविड से डेथ हुए जो पेरेंट्स हैं उनका जो भी प्रमाण पत्र है उसमें कोविड का जिक्र होना चाहिए। इसके साथ साथ में हमने उसमें अन्य बीमारियों का भी एक क्लॉज दिया हुआ था, जिसको लेके कंफ्यूजन है कि कई बार जो है डेथ जो है हॉस्पिटल में नहीं होते हैं और डेथ जो है वो घर पर ही हो गए हैं। और ऐसे मामले हमारे पास बहुत सारे आए हैं जहाँ पर डेथ जो है वो अस्पताल में दिखाया और घर जाते जाते ऑन द वे हो गई या फिर रात में घर पर हो गई, तो जिसका प्रमाण जो है हॉस्पिटल नहीं देता है, जिसका प्रमाण जो है उनके पास में भी नहीं होता है। तो इन मामलों को भी हम लोगों ने अब कंसिडर किया और एक आदेश जो है विभाग की ओर से जनपदों को, जिलाधिकारियों को जा रहा है कि अन्य बीमारियों में स्वयं व्यक्ति सेल्फ एफिडेविट देते हुए स्वघोषित करेगा कि भाई हम इस बीमारी के तहत जो है हमारे संबंधित परिजन जो है वो गुजरे हैं और उस कालखंड में उसको भी जो है वास्तव योजना में कंसिडर कर लिया जाएगा। इसके निर्देश जो है आज हमने दिए। वहीं दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने प्रकाश पर्व की दी बधाई। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर सभी लोगों को बधाई दी है। श्री गुरु अर्जन देव जी के प्रकाश पर्व पर बधाई देता हूं। वहीं शांति की कटरी के रचयिता श्री गुरु अर्जन देव जी का प्रकाश पर्व। सीएम अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि शहीदों के राजा श्री सुखमनी साहिब जी के पवित्र वचन श्री गुरु अर्जन देव जी का प्रकाश पर्व सभी लाखों लोगों को बधाई देता है। ये ट्वीट किया है और ट्वीट कर उन्होंने बधाई दी है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर सभी लोगों को बधाई दी है।
शांति की गठरी से रचयिता श्री गुरु अर्जन देव जी का प्रकाश पर्व। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रकाश पर्व पर ये ट्वीट कर लिखा, गुरु अर्जन देव जी की जयंती पर पंजाब के सीएम भगवंत मान का ट्वीट, धैर्य के देवता शहीदों के भगवान गुरु अर्जन देव जी की जयंती पर बधाई। सभी मानव जाति को सार्वभौमिक एकता का दिया संदेश। वहीं अर्जन देव जी ने धर्मनिरपेक्षता के दृष्टांत से मूर्त रूप दिया है। तो सीएम मान सिंह ने ये ट्वीट किया है और सभी को प्रकाश पर्व की बधाई दी है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।